नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ, अवधारणा, संरचना, पदों के प्रकार, विशेषताओं आदि का अध्ययन करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रतिपादक हैं, फाउंडर हैं, वे हैं बीएफ स्किनर, जिन्होंने 1954 में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादित किया था। इसका आधार है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, यानी कि जो बीएफ स्किनर थे उनका जो सिद्धांत था क्रिया प्रसूत सिद्धांत, उसी को आधार मान करके इन्होंने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया है। और इसका जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसका जो अवधारणा है वो यह है कि वह निश्चित दिशा देने का कार्य करता है और विद्यार्थियों में अपने अनुसार इच्छित व्यवहार सीखना है इसका आधार। और इसका जो उद्देश्य है वह है छात्रों द्वारा कम से कम गलती करना, यानी कि जो चीज वे पढ़ रहे हैं उसमें छात्रों के द्वारा कम से कम गलती की जाए। रेखीय अभिक्रम को श्रृंखला अभिक्रम अथवा बाह्य अनुदेशन भी कहा जाता है, यानी कि इसको कई नामों से जाना जाता है, जिसमें श्रृंखला अभिक्रम, बाह्य अनुदेशन है। रेखीय अभिक्रम में जो अभिक्रम बनाए जाते हैं, यानी कि जो पद बनाए जाते हैं, वे एक सीधी रेखा के रूप में होते हैं तथा प्रत्येक फ्रेम से, यानी कि पद से एक नया फ्रेम निकलता है। इस प्रकार यह एक श्रृंखला की भांति एक दूसरे से जुड़े हुए तथा एक क्रम में होते हैं, इसीलिए इसे श्रृंखला अभिक्रम भी कहते हैं। इसमें किसी भी फ्रेम की, यानी कि पदों की कोई उपशाखाएं नहीं होती है। इसमें बालक के पढ़ने का मार्ग बाह्य रूप से अभिक्रमित अनुदेशन लिखने वाले के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि जो बालक होता है उसके लिए जो पढ़ने का जो मार्ग प्रशस्त किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? जो अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण करता है, जिसने इस उपकरण का निर्माण किया है, उसी के द्वारा विद्यार्थी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाता है, मार्ग का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए इसे बही निर्मित अथवा बाह्य अनुदेशन भी कहते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की संरचना, यानी कि जो इसकी संरचना होती है वह किस प्रकार की होती है। इसके अंदर अनेक पद होते हैं। जो पद होते हैं वे बहुत छोटे छोटे पद होते हैं। इसलिए जो पद होता है, जो इसका बच्चे का जो प्राइमरी बिहेवियर है उसमें चेंजेस करने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए इसकी रचना की जाती है। जो इसमें पहला पद होता है उस पद से संबंधित करके ही दूसरे पद का निर्माण किया जाता है। इसी तरीके से सभी पद एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है सक्रियता, एक्टिविटी। छात्र सक्रिय रहकर अधिक सीखता है, यानी कि हम बच्चे को जितना अधिक एक्टिव रखेंगे, सक्रिय रखेंगे, कार्य में उसे इन्वॉल्व रखेंगे, वह उतनी ही जल्दी उस कार्य को सीखता है। यदि उसे अधिगम कोर्स की समाप्ति के पश्चात कोई निश्चित कार्य करना है तो उसे वही कार्य कोर्स के दौरान करने देना चाहिए, यानी कि हमने जो कार्य उसे करने के लिए दिया है, यदि उसे हमने वह कार्य हमें बाद में सिखाना है, लेकिन हम उसे अगर साथ में सक्रियता के साथ कार्य करते हुए से सिखाएंगे तो वह उस कार्य को जल्दी करना सीख जाता है। यानी कि यदि हम बच्चे को हमेशा एक्टिव रखेंगे, सक्रिय रखेंगे, तो वह हर कार्य को जल्दी सीखेगा। सेकंड है इसमें लघु इकाइयां, स्मॉल यूनिट्स। यदि विषय वस्तु छोटी इकाइयों में समुचित क्रम के अनुसार प्रस्तुत की जाए तो छात्र अच्छी तरह सीख सकते हैं। यानी कि हमारी जो विषय वस्तु है, जो हम विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें यदि हम छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत करके उन्हें क्रम वाइज पढ़ाएंगे तो क्या होगा, वे छात्र जल्दी उस विषय वस्तु को सीख जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा तात्कालिक पुनर्बलन।
इमीडिएट रेनफोर्समेंट, यदि कोर्स के दौरान यानी कि मतलब है अध्ययन के दौरान छात्र को पुनर्बलन प्रदान किया जाए, यानी कि जब ये कार्य कर रहा होता है तो उसके कार्य को हमें क्या देना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए, उसे रेनफोर्समेंट देना चाहिए कि हाँ ये तुम कार्य अच्छा कर रहे हो, उसे आगे मोटिवेट करना चाहिए, तो वह अच्छी प्रकार से सीख सकता है। इसकी ठीक अनुक्रियाओं को तात्कालिक पुनर्बलन मिलना चाहिए, यानी कि जो वे अनुक्रियाएं कर रहे हैं, यानी कि जो क्रियाएं वे कर रहे हैं, यदि हम उसे उनकी सही कार्य करने के लिए अगर हम उन्हें पुनर्बलन देते हैं तो वे अपने कार्य को और अधिक अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। रेखीय अधिगम में तात्कालिक पुनर्बलन की व्यवस्था होती है जो परिणाम के ज्ञान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु की मनोवैज्ञानिक व्यवस्था, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंटेंट। यदि विषय वस्तु की मनोवैज्ञानिक व्यवस्था की जाए तो छात्र अच्छी प्रकार से सीखते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, फ्रीडम। छात्रों को उनकी क्षमताओं तथा अध्ययन गति के अनुकूल समय की स्वतंत्रता देने से छात्र अधिक सीखते हैं, यानी कि हम इसके अंतर्गत बच्चों पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डालते हैं, दबाव नहीं डालते हैं, उनके लिए कोई हम समय का पाबंदी नहीं रखते हैं कि आपको इसी समय के अंतर्गत अपने कार्य को पूर्ण करना होता है। बच्चे विद्यार्थी इस अपने कार्य को अपने अकॉर्डिंग अपनी क्षमता के अनुसार करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। फिर लास्ट है इसमें गलतियों द्वारा बाधा, हिंड्रेंस ऑफ एरर्स। छात्रों को गलतियां अधिगम में बाधा डालती है, यानी कि जो छात्रों की जो गलतियां होती हैं वे उनके अधिगम में यानी कि सीखने में क्या करती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं। फिर है रेखीय अभिक्रम में पदों के प्रकार। रेखीय अभिक्रम में पदों के प्रकारों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रस्तावना पद, इंट्रोडक्टरी फ्रेम्स। इन पदों का मुख्य उद्देश्य, कौन से पदों का, प्रस्तावना पदों का जो उद्देश्य है वह है अधिगम शुरू करना। ये पूर्व व्यवहारों से नवीन व्यवहारों को जोड़ने का प्रयास करता है, यानी कि जो विद्यार्थियों के जो पूर्व व्यवहार है, जो पूर्ण ज्ञान है, उस ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है, जिससे छात्र सरलता से अनुक्रिया कर सकें तथा सीखने के लिए प्रेरित हो सकें। इन पदों को सीमित संख्या में रखा जाता है, ये नहीं कि हमने एक विषय वस्तु के लिए बहुत सारे पद, असंख्य पद बना रखे हैं। इनकी भी क्या होती है, एक सीमित संख्या होती है इन पदों की। इनका मुख्य लक्ष्य अनुदेशन को आरंभ करना है, यानी कि हम इस प्रस्तावना पद का जो मुख्य उद्देश्य है वह है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना और अधिगम को प्रारंभ करना। फिर नेक्स्ट पद है शिक्षण पद, टीचिंग फ्रेम। इस पद का मुख्य उद्देश्य शिक्षण करना होता है, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा इस पद के अंदर क्या किया जाता है, विषय वस्तु का कंटेंट का क्या किया जाता है, शिक्षण किया जाता है, टीचिंग की जाती है, अध्ययन किया जाता है। इनकी संख्या अधिक होती है, इनके द्वारा नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी कि हमने जो प्रस्तावना पद होते हैं, हमारे जो प्रस्तावना पद होते हैं वे क्या होते हैं, सीमित संख्या में होते हैं, क्योंकि वे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारे शिक्षण पद है वे हमारे विषय वस्तु से संबंधित होते हैं और हमारा जो इसका उद्देश्य होता है वह विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करना होता है और विद्यार्थियों द्वारा उसका अध्ययन करना है, इसलिए इनकी संख्या अधिक होती है। इनके द्वारा नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये पद क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिससे छात्र पूरे पाठ को आत्मसात कर सके, यानी इसे अच्छे से समझ सके। इन पदों की अनुक्रिया का संबंध अंतिम व्यवहारों से होता है। फिर थर्ड पद है हमारा अभ्यास पद, प्रैक्टिस फ्रेम। इन पदों के माध्यम से शिक्षण पदों की तुलना में, इन पदों के माध्यम से शिक्षण पदों की तुलना में क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, यानी कि जो हम शिक्षण पदों के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसका हम अध्ययन करते हैं,
उसी चीज का हम अभ्यास पद के अंदर क्या करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, जिससे कि विद्यार्थी अपनी विषय वस्तु को अच्छे से समझ सकें। इनके माध्यम से सीखी हुई पाठ्य वस्तु को स्थायी बनाया जाता है, क्योंकि जिसका हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे वह क्या हो जाएगा, वह हमारे लिए क्या बन जाएगी, सीख स्थायी बन जाएगी। अभ्यास पदों की अनुक्रियाओं का संबंध अपेक्षित व्यवहारों से होता है। और इसका लास्ट पद है परीक्षण पद, टेस्टिंग फ्रेम्स, इसे हम इवैल्यूएशन फ्रेम्स भी कहते हैं। इन पदों का मुख्य उद्देश्य इस बात का परीक्षण करना है कि शिक्षण तथा पदों से छात्रों ने कितना सीखा, यानी कि इन पदों के माध्यम से छात्रों ने कितना नवीन ज्ञान प्राप्त किया है, उसका हम इसमें क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इन पदों के स्वरूप में अभ्यास तथा अनुक्रिया होती है। छात्र की सही अनुक्रिया के लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती, अर्थात छात्रों को अनुक्रियाओं का क्या करना होता है, प्रत्यास्मरण करना होता है, यानी कि उन्हें अपना दिमाग लगा के अपने याद, जो उन्होंने याद किया है, जो उन्होंने सीखा है, उसको याद करना होता है। ये पद अंतिम व्यवहार के साथ संबंधित होते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के भाग। पहले हमने जो स्लाइड में देखा था वे थे रेखीय अभिक्रम के पदों के प्रकार, जिन्हें हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। अब है पदों के भाग, यानी कि प्रत्येक पद के कितने भाग होते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जैसे हमने पहले प्रस्तावना पद पढ़ा, तो प्रस्तावना पद को भी हमने 3 भाग किए, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। इसी प्रकार से शिक्षण पदों के 3 भाग, उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन। इसीलिए इसी प्रकार जो थर्ड उसका पॉइंट था अभ्यास पद, उसके भी 3 भाग, उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन। और लास्ट जो इवैल्यूएशन का था उसे भी हमने 3 भागों में, यानी कि उसके हमने जो पदों के प्रकार पढ़ा था उन पदों को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला है उद्दीपन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन व्यवहारवादी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसलिए इसमें अधिगम प्रक्रिया की उद्दीपन अनुक्रिया के रूप में व्याख्या की जाती है। इसमें परिस्थिति तथा वातावरण को प्रधानता दी जाती है, यानी कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिस परिस्थिति में जिस समय विद्यार्थियों को हमने कार्य करने के लिए दिया है, उस परिस्थिति और उस वातावरण का इसमें क्या करा जाता है, प्रधानता दी जाती है, उसका महत्व उसमें रखा जाता है। उद्दीपन पाठ्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य वस्तु प्रस्तुतिकरण द्वारा उद्दीपन एवं अनुक्रिया के लिए परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। यह एक स्वतंत्र चर होता है। फिर नेक्स्ट इसका जो भाग है वह है अनुक्रिया, रेस्पॉन्स, यानी कि अनुक्रिया क्या होती है कि विद्यार्थियों को जो कार्य करने के लिए दिया गया है उस कार्य के लिए जो उन्होंने कार्य किया, क्रिया करी, उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया, यानी कि क्रिया की विपरीत अनुक्रिया। छात्र की पद के प्रति की गई प्रतिक्रिया अनुक्रिया कहलाती है, यानी कि जो पद विद्यार्थी को करने के लिए दिए गए हैं उन पदों के लिए विद्यार्थी के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं की गई हैं, जो कार्य किया गया है, वह क्या कहलाता है, अनुक्रिया कहलाती है, जिसे आश्रित चर कहते हैं। आश्रित चर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह भाग किस पर आधारित है, विषय वस्तु पर, कि पाठ्य वस्तु पर, उपकरण पर, है ना, विषय वस्तु के ऊपर। उद्दीपन को सही प्रकार से समझकर ही छात्र सही अनुक्रिया कर सकते हैं। सही अनुक्रिया से छात्र को नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। फिर लास्ट इसका जो भाग है वो है पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। छात्र को उद्दीपन के लिए अपेक्षित अनुक्रिया करनी पड़ती है, यानी कि उद्दीपन के लिए कि उनमें मोटिवेट करने के बाद में, उनको कार्य देने के बाद में, जब हमने इसको कार्य दिया तो उस कार्य को करने के लिए उसमें क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। उद्दीपन जागृत हुआ तो उद्दीपन के माध्यम से उन्होंने अपने कार्य को करना प्रारंभ किया और अपने कार्य को पूर्ण किया। इस कार्य के लिए जो उन्होंने क्रियाएं करी वो प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया। अनुक्रिया करनी पड़ी। अब इस अनुक्रिया के लिए उन्होंने अनुक्रिया जो करी है वो किस प्रकार की है, सही है या गलत है ना,
तो उसके लिए हमें क्या देना होता है उसे? उस अनुक्रियाओं के लिए कुछ पुनर्बलन देना होता है। सही उत्तर पदों के साथ दिया जाता है, यानी कि जो हमने कार्य करने के लिए जो उपकरण दिया है, उसमें हमने जो रेखीय विक्रमित और जो उपकरण बनाकर के विद्यार्थियों को दिया है, उसमें पदों के साथ में ही क्या दिया जाता है? सही उत्तर भी दिया जाता है। सही अनुक्रियाओं से छात्र को प्रसन्नता होती है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जब हम स्वयं पे लेके करते हैं कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत टिपिकल कार्य है, तो उसका जब हमने कार्य किया, जब उसका रिजल्ट सामने आया, अगर वो उसका रिजल्ट हमारे लिए पॉजिटिव है, तो हमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमने अपने इस कार्य को बिना किसी की सहायता से पूर्ण किया। तो उसके जब हमारा कार्य सही होता है, तो हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी अनेक कार्यों को अपने आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब विद्यार्थियों को जो कार्य करने के लिए दिया गया और उसके आंसर उसने सही किए हैं, तो विद्यार्थियों को क्या होती है? खुशी होती है, जिससे वे अगले पद को पढ़ने के लिए क्या मिलता है उन्हें? पुनर्बलन मिलता है। यानी कि स्वयं इसमें पुनर्बलन मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जब आंसर को सही किया, अपना आंसर उन्होंने चेक किया और उनका आंसर उन्हें क्या लगा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो उसके माध्यम से उन्हें क्या लगा कि उन्हें पुनर्बलन मिला कि वे अगले पद पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, उन्हें भी वे पूर्ण कर सकते हैं। सही अनुक्रिया से नवीन ज्ञान प्राप्त होता है तथा छात्र अधिक सीखने के लिए प्रेरित होता है। यह प्रेरित होना ही पुनर्बलन होता है। फिर है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। अब रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की अनेक विशेषताएं होती हैं, जैसे पहली है बिना शिक्षक की उपस्थिति के व्यक्ति अधिगम प्राप्त करता है। अब इसके अंतर्गत जो हमारा अनुदेशन है, रेखीय विक्रमित अनुदेशन, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जब हम उपकरण दे देते हैं, उपकरण यानी कि रेखीय विक्रमित अनुदेशन के माध्यम से जो हमने विषय वस्तु बनाई है, जब हमने वह छात्रों को दी, तो उसके माध्यम से विद्यार्थी को स्वयं ही अपना कार्य करना होता है। वहाँ पे शिक्षक की उपस्थिति नहीं होती, यानी कि बिना शिक्षक के भी व्यक्ति क्या करता है? अपने उपकरण के माध्यम से अधिगम प्राप्त करता है। छोटे पदों द्वारा सीखने की प्रक्रिया अधिक अच्छी होती है। अब इसके अंतर्गत अरेखीय विक्रमित अनुदेशन में जो पद होते हैं, वे बहुत छोटे-छोटे होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसलिए जो छोटे पदों के माध्यम से विद्यार्थी अधिक अच्छे से सीख सकता है। विषय वस्तु पूर्ण रूपेण निर्देशित एवं क्रमबद्ध होती है। छात्र अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति करता है, यानी कि उसके ऊपर छात्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, उन पर किसी समय की बाध्यता नहीं होती। वे अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करता है। सही है ना की दशा में पुनर्बलन प्राप्त होता है। जब विद्यार्थी अपने पदों को पढ़ता है, उन्हें समझता है और उसका आंसर देता है, यानी कि उत्तर देता है, और जब उसका उत्तर सही होता है, तब उसे क्या प्राप्त होता है? सही उत्तर प्राप्त होने के पर उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है और वह अगले पद पर जाता है। छात्र पाठ सोपानों के अनुसार सीखता रहता है, इसमें सीखे बिना अगले सोपान पे नहीं प्रवेश करता, यानी कि जब तक विद्यार्थी का जो अनुक्रिया है वह सही नहीं होती है, तब तक वह अगले पद पर नहीं जा सकता। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसके द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण किया जा सकता है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, यानी कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, प्रतिभावान है, कोई सृजनात्मक है, कोई औसत है, कोई मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है, तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही हम क्या करते हैं? इसमें शिक्षण का कार्य कराया जाता है। इसमें पदों का क्रम तार्किक होता है, यानी कि सभी पद एक दूसरे से संबंधित होते हैं। छात्र स्वयं सीखने को प्रेरित होता है, क्योंकि इसमें छात्र के उत्तर की ठीक उत्तर से जांच कराकर पृष्ठ पोषण की व्यवस्था है। यानी कि छात्र इसमें स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी विद्यार्थी के पास में शिक्षक उपस्थित नहीं होता है। विद्यार्थी स्वयं विषय वस्तु को पढ़ता है, पदों को पढ़ता है, अपने उत्तर देता है
और उनकी जांच भी स्वयं करता है। इसमें क्लिष्ट विषयों को भी बोधगम्य बनाया जाता है। क्लिष्ट यानी कि कठिन विषयों को क्या किया जाता है, सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। यह पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु उपयोगी है, यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होती है, उपयोगी होती है। प्रारंभ में अधिगम को सरल बनाने के लिए अनुबोधकों एवं संकेतों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि संकेत यानी कि साइन जो लैंग्वेज होती है उसका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। अधिगम के समय छात्र सक्रिय रहते हैं, यानी कि जब हम पढ़ने का कार्य होता है, अध्ययन का कार्य होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को अलग अलग उनकी अध्ययन सामग्री दी जाती है, तो वे क्या होते हैं, सभी छात्र अपनी अध्ययन सामग्री को पढ़ने में क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। अभिक्रमण का निर्माण तथा प्रस्तुतिकरण इस प्रकार होता है कि छात्रों की त्रुटि की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, यानी कि इसके अंतर्गत विद्यार्थी एक ही बार गलती करता है, यानी कि इसका जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, इस प्रकार से किया जाता है कि इसमें विद्यार्थी कम से कम गलतियां करता है। नियम निर्धारण अथवा सूचना प्रधान विषयों के अध्ययन के लिए यह बहुत उपयोगी है, यानी कौन से विषय जिनके अंतर्गत सूचनाएं दी जाती हैं, नियमों का निर्धारण होता है, ऐसे विषय के लिए यह अध्ययन सामग्री बहुत उपयोगी होती है। इसमें छात्र क्रमबद्ध रूप से विभिन्न छोटे छोटे पदों के माध्यम से सीखते हुए अंतिम व्यवहार तक पहुंचते हैं, यानी कि जब विद्यार्थी कैसे अंतिम व्यवहार तक पहुंचते हैं, छोटे छोटे पदों के माध्यम से। जो विषय वस्तु होती है, जो बड़ी विषय वस्तु होती है, इसके अंतर्गत उसे छोटे छोटे पदों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और उन छोटे पदों के माध्यम से ही विद्यार्थी सीखते हुए अंतिम व्यवहार, यानी कि नवीन ज्ञान, जो विषय वस्तु का जो नवीन ज्ञान होता है उसके अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है। फिर है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की कमियां, कि इसमें इतनी विशेषताएं होने के बाद में, इसके इतने उपयोग होने के बाद में भी इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो इसकी कमियों को दर्शाते हैं। तो कौन कौन सी कमियां हैं? फर्स्ट है, रेखीय अभिक्रम का उपयोग सभी विषयों और क्षेत्रों के लिए संभव नहीं है, यानी कि जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसका हम उपयोग सभी विषयों के लिए नहीं कर सकते हैं, सभी क्षेत्रों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस अभिक्रम का निर्माण एक जटिल कार्य है, प्रायः उत्तम श्रेणी के अभिक्रम उपलब्ध नहीं होते, यानी कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है रेखीय, इसका निर्माण करना एक कठिन कार्य है, और इसका निर्माण करने के लिए उत्तम श्रेणी की, यानी कि बहुत ही प्रतिभावान अभिक्रम उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके द्वारा छात्रों में मौलिक तर्क शक्ति का विकास कर पाना कठिन है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो पद होते हैं उन्हीं के साथ में उसके सही उत्तर दिए जाते हैं, वे छुपाए रखे जाते हैं। लेकिन जब विद्यार्थी एक बार उस पद को पढ़ लेता है और अपनी अनुक्रियाओं को उसमें मूल्यांकन करता है, उसमें परीक्षण करता है कि उसके द्वारा जो आंसर दिया गया है क्या वह सही है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, जो छुपाए गए आंसर होते हैं उनसे वह चेक करता है। जब उसका आंसर उसमें गलत होता है तो अब उसे उसका आंसर पता लग गया है, लेकिन वह दोबारा उस पद को पढ़ता है, तो उस पद के जब वह पढ़ेगा, उस पद को पढ़ा उसने, तो जब उसे आंसर मालूम है तो उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि उसका आंसर देखा हुआ है, तो इसके माध्यम से उसके अंदर जब उसे पता लग गया कि इसका आंसर ये है, यानी कि उसमें क्या हो गया, मौलिक तर्क शक्ति का, यानी कि जो तर्क शक्तियां होती हैं उसका इसमें विकास नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही बार वह गलती करता है और एक बार गलती करने के बाद में उसे उसका सही आंसर पता लग जाता है। इसमें छात्रों की गलत अनुक्रिया की जिज्ञासा, यह अनुक्रिया क्यों गलत है, इसका समाधान नहीं हो पाता। इसमें हम इसका एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि जो विद्यार्थी ने आंसर दिया है वह गलत है तो क्यों है, अगर सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है, इस जिज्ञासा का इसमें हम समाधान नहीं कर सकते। इसमें अधिगम नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। रेखीय अभिक्रम में छात्र प्रश्नों के उत्तरों को बिना सोचे समझे दे देते हैं,
अतः इसका कोई लाभ नहीं रहता क्योंकि सभी बच्चे ईमानदारी से कार्य करें, यह संभव नहीं है। अब यह तो कोई आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चे जो उसके आंसर दिए गए हैं, उनमें चेक उनको नहीं देखेंगे, है ना? सभी अधिकतर बच्चे क्या होंगे, जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसके आंसर दिए गए हैं, जिन्हें हमने छुपाया हुआ है, उसमें से उनका आंसर देख लेंगे। या फिर जो उनको नहीं आता है वे क्या करेंगे इसके अंदर संभावना के आधार पर कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, वो लिख देते हैं। तो यानी कि बिना सोचे समझे वे अपने कार्य को कर देते हैं। तो ऐसा इसके अंदर इसमें संभव नहीं होता कि सभी बच्चे ईमानदारी से कार्य करें। तो ये इसकी कमियां हैं। ये आपका देखिए अभिक्रमित अनुदेशन की इसमें कुछ आपको बातें बताई गई हैं। अगर आपको ये बात इसमें जो अध्ययन कराया गया है, अगर आपको वह पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।